नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट के लिए पीएम मोदी ने ठोका दावा, बोले कब तक इंतजार करेगा भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक संस्था के स्वरूप में समय के मुताबिक बदलाव की मांग उठाई तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जोरदार तरीके से दावेदारी पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थिति में हुआ था उसका स्वरूप क्यों आज भी प्रासंगिक है। पीएम मोदी ने दुनिया पर भारत के प्रभाव को गिनाते हुए पूछा है कि आखिर सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया की 18% आबादी वाले देश को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में नहीं होगा पानी का निजीकरण, सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जलापूर्ति को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वासियों को 24 घंटे बिजली के साथ साथ अब 24 घंटे पानी भी मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में विकसित देशों की तरह जल की बेहतरीन आपूर्ति होगी और हम ऐसा करके दिखाएंगे। वर्चुअल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार जलापूर्ति के प्रबंधन को बेहतर बनाने और पानी की बर्बादी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार नियुक्त कर रही है। विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका खंडन अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस का सोशल मीडिया अभियान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कृषि संबंधित विधेयकों के खिलाफ शनिवार को सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से इसे जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। पार्टी ने कृषि संबंधित विधेयकों के विरोध में स्पीक अप फॉर फार्मर्स अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने वीडियो जारी कर इन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दी है और इन विधेयकों के खिलाफ देश भर के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन्हीं के समर्थन में कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। WHO की बड़ी चेतावनी, फिर तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, इस बार और बुरे होंगे हालात। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को अमेरिका में इस महामारी के 7 मिलियन मामले पार होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता व्यक्त की है। WHO ने चेतावनी दी है कि वायरस का संक्रमण फिर बढ़ रहा है। यदि संक्रमण को रोकने के उपायों में तेजी नहीं लाई गई तो यह वायरस वैश्विक मृत्यु दर दोगुनी कर देगा। WHO के आपात निदेशक माइकल रैन ने कहा है कि इस वायरस के आने के बाद से अब तक 1 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हमें इसे कंट्रोल करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे पहले कि हम 2 मिलियन पर पहुंचे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आतंकवाद पर भारत के साथ आया नेपाल, संयुक्त राष्ट्र में दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समिति अपनाने का आह्वान किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए ओली ने कहा है कि नेपाल आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी आलोचना करता है और आतंकवाद पर जल्द एक व्यापक सहमति चाहता है। ओली ने कहा कि आतंकी गतिविधियों से केवल आम निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचती है, इसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए। पहले से रिकॉर्डेड भाषण में नेपाली पीएम ने भारत, चीन या क्षेत्रीय मुद्दों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन साथ ही कहा कि काठमांडू अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। उन्होंने कहा है कि गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व शांति मार्गदर्शन की विदेशी नीति के मानदंड हैं। ये नेपाल की विदेश नीति के आधारभूत कारक हैं। KP शर्मा ओली ने कहा है कि हम सभी के साथ एकता और किसी के साथ भी शत्रुता नहीं में विश्वास रखते हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी का पाक और चीन पर निशाना, कहा आतंकवाद और युद्ध ने छीन ली लाखों जिंदगियां। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए पाकिस्तान और चीन पर करारा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद और युद्ध ने लाखों जिंदगियां छीन ली है। लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना चाहिए था, वो असमय ही दुनिया छोड़कर चले गए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जोरदार वकालत की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था और स्वरूप में बदलाव आज की जरूरत है। उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाया है कि भारत शांति का पक्षधर है और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं चेक से पेमेंट के नियम, आरबीआई ने किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, अगले साल की शुरुआत से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेगा। इस सिस्टम में 50,000 से अधिक के पेमेंट पर दोबारा रिकन्फर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के जरिए जारी कर सकेंगे। और इस सिस्टम में चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेय और राशि की डिटेल को देना होगा। हालांकि ये सारी डिटेल्स बैंक द्वारा एक बार फिर से चेक की जाएगी। अगर किसी तरह की विसंगति सीटीएस में आती है तो फिर से इसमें सुधार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन को झटका देने की तैयारी में पाकिस्तान, पीएम इमरान खान करवा सकते हैं टिकटॉक बैन। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान भी अपने दोस्त चीन को झटका देने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के सूचना मंत्री सिबली फराज ने द न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि यह डेटा सिक्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि दूसरे कारणों से बैन किया जा सकता है। इसके पीछे की वजह है देश में फैल रही अश्लीलता। टिकटॉक के साथ इस तरह के अन्य ऐप को भी बैन करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि इमरान खान के लिए चाइनीज ऐप के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई सस्ते में घर, दुकान और प्लॉट खरीदने का दे रहा है मौका। जी हां दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में सस्ते में घर, दुकान या फिर प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो सही समय आ गया है। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए सस्ते में घर, दुकान और प्लॉट खरीदने वाली स्कीम को लेकर आया है। बैंक बहुत जल्दी अपने पास मौजूद प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। एसबीआई 30 सितंबर को मेगा ई ऑक्शन करने जा रहा है और इस ऑप्शन में 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नीलामी के लिए रखा जाएगा। इसमें ओपन प्लॉट, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज शामिल है। ये उन लोगों की गिरवी संपत्तियां हैं जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे। अब एसबीआई बकाया वसूली के लिए इन प्रॉपर्टीज को नीलाम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब हलवाई की दुकान के लिए आ गए नए नियम, 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागू। जी हां दोस्तों, सरकार स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातें एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारियां प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बे मिठाइयों के डिब्बों पर उल्लेख करना अनिवार्य है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यह नए नियम जारी किए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में शिक्षक भर्ती को लेकर बवाल, हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, 30 वाहन फूंके। जी हां दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर में टीचर भर्ती में अनारक्षित पदों को आरक्षित करने की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। 40 घंटे से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के 10 किमी इलाके में तनाव बना हुआ है। उपद्रवी हाईवे और आसपास की पहाड़ियों पर डटे हैं। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर हाईवे पर बनी होटलों और दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट की।
30 वाहनों में आग लगा दी गई। अब तक 700 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ लोग बाइक पर आए थे और उनकी दुकान लूटकर चले गए। प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख पुलिस भी एक्शन में आ गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों सोमवार से वापस लौटेगा मानसून, तब तक जाने कहां होगी बारिश और कहां किया गया हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, इस साल अगस्त में अनुमान से ज्यादा और सितंबर में काफी कम बारिश हुई है। हालांकि इस बार मानसून लंबा चला और उम्मीद है कि अब महीने के अंत में यह वापस लौट जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग 2 हफ्ते की देरी से 28 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के चरम भागों से वापस लौटने को तैयार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसमी मॉडल ने संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र से इसका निकास सामान्य से कुछ स्थान पर थोड़ा विलंब हो सकता है। बताया गया है कि आमतौर पर मानसून गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और पूर्वी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से 1 अक्टूबर तक वापस चला जाएगा। हालांकि पुणे और मुंबई में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के अंत तक मानसून के वापस लौटने के संकेत हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश की गतिविधियां 27 सितंबर के बाद काफी कम होने की संभावना है, लेकिन कोंकण में ऐसा नहीं है। कोंकण में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बारिश कम होने और मौसम सुधरने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सितंबर में डीजल 2.62 रुपए और पेट्रोल 1 रुपए हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार तीसरे हफ्ते फ्रेट क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं। बीते हफ्ते कच्चे तेल 7% तक सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू बाजार में उतना असर कीमतों पर नहीं दिख रहा है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर डीजल के दाम घटाने का ऐलान किया है। डीजल की कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। वहीं पेट्रोल के दाम में बीते 4 दिनों से स्थिर हैं। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल की नई कीमतें 70 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर रही। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना 2000 रुपए हुआ सस्ता, चांदी भी 9000 रुपए लुढ़की। जी हां दोस्तों, इस सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते कई महीनों के दौरान दोनों कीमती धातुओं में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने का वायदा भाव 238 रुपए लुढ़क कर 49,666 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी गिरावट देखने को मिली थी। चांदी करीब 1% लुढ़क कर 59,018 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। साप्ताहिक आधार पर देखें तो सोने के भाव में करीब 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही, जबकि चांदी करीब 9000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती हुई। ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि सोने का भाव 49,250 रुपए से नीचे आने का मतलब है कि अब यह 48,900 से लेकर 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच ट्रेंड करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इन राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए मिली मंजूरी, बनेंगे 241 चार्जिंग स्टेशन। जी हां दोस्तों, सरकार ने फेम इंडिया योजना चरण 2 के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है। इसके अलावा योजना के तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए कुल 241 चार्जिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा है कि यह फैसला केंद्र की पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन से उत्सर्जन के मुद्दे को हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन के दृष्टिकोण के भी अनुरूप है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूक्रेन में सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, कम से कम 22 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में बड़ा हादसा हो गया है। एयरफोर्स कैडेट्स को ले जाता हुआ एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों के मुताबिक हादसा पूर्वोत्तर यूक्रेन में एक हाईवे के पास हुआ। हादसे में विमान में सवार 22 कैडेट्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ रुसलान खोमच ने एक बयान में कहा कि एंटोनोवा A-26 विमान एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान उतरने की कोशिश करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग गैलेक्सी A72 5 कैमरा सेटअप के साथ होगा लॉन्च।
जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग जल्दी 5 कैमरे वाला सैमसंग गैलेक्सी A72 लॉन्च कर सकती है। ऐसी खबरें सामने आई है कि कंपनी 2021 की शुरुआत में स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। यह पहला स्मार्टफोन होगा जो 5 सेंसर वाले कैमरा सेटअप के साथ आएगा। माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन मिड रेंज के भीतर आएगा। द एलिक की एक रिपोर्ट ने बताया है कि गैलेक्सी A72 में पेंटा कैमरा सेटअप के साथ आएगा। रिपोर्ट में फोन के फीचर्स लीक हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि 5 कैमरा सेटअप में 24 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।